हेलो फ्रेंड्स। आप हैं कोमल एजुकेशन हब चैनल पे। और जैसा कि आपको पता है कि अपन ने इस चैनल पे एनसीईआरटी की जो सीरीज़ है वो चालू की है। और क्लास 6 की जो एनसीईआरटी सिविक्स की हम पढ़ रहे थे उसके 2 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है। तो आपको उन वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल पे जाना होगा। और साथ ही साथ मेरी उन वीडियोस को और आगे आने वाली और भी वीडियोस को लाइक करना पड़ेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप लाइक करेंगे और आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आगे से आगे इस और भी वीडियोस को बनाऊं। तो अब जो अपनी सिविक्स की बुक का जो 3rd चैप्टर है, व्हाट इज़ गवर्नमेंट, वो अपन चालू करेंगे। इस चैप्टर में अपन क्या देखेंगे कि गवर्नमेंट पहले क्या होती है, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, गवर्नमेंट के क्या क्या रोल्स होते हैं, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ होती है, पहले के टाइम पे कहाँ पे क्या गवर्नमेंट्स हुआ करती थी, कैसे कंट्री के अंदर स्टेट्स के अंदर रूल किया जाता था। तो बिना टाइम को वेस्ट किए अपन अपनी इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजन एंड गेट थिंग्स डन। हर कंट्री को, कोई सा भी देश होगा तो उसे एक गवर्नमेंट, एक सरकार की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो उनके लिए डिसीजंस ले, उनके लिए सारे फैसले ले और उनके लिए सारे काम को करे। These can be decisions about where to build roads and schools or how to reduce the price of onions when they get too expensive or ways to increase the supply of electricity. अब ये काम कोई से भी हो सकते हैं, जैसे कि हो गया रोड बनाना, स्कूल्स बनाना, विद्यालय वगैरह बनाना। फिर अगर प्याज के जो दाम है अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो वो सब चीज़ें कैसे मार्केट से लोगों के घरों तक प्रोवाइड करवाना और सारा इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई है वो कैसे बढ़ाया जाए। द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक एक्शंस ऑन मैनी सोशल इश्यूज़। अब जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो बहुत सारे जो सोशल इश्यूज़ हैं उन पे भी एक्शंस लेती है। जैसे समाज में कोई से भी तकलीफ़ें हैं, किसी इंसान को कोई भी तकलीफ़ है तो उन पे कैसे क्या सिस्टम रहेगा, कैसे एक्शंस लेने हैं, ये सारा काम गवर्नमेंट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट हैज़ अ सेवरल प्रोग्राम्स टू हेल्प द पुअर। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे इसमें दिया गया है कि कैसे जो गवर्नमेंट है वो गरीब लोगों को हेल्प करती है। इट डज़ डेट इम्पॉर्टेंट थिंग्स सच एज़ रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विस। अब सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऐसी भी हैं जैसे कि जो पोस्टल सर्विस होती है, जिसमें पहले के टाइम में जैसे खत वगैरह लिखा कर जाते थे तो जब उसे हम अपन पोस्ट ऑफिस के थ्रू अपन जब उसे भिजवाते थे, जो रेलवे की जो सर्विसेज है वो, ये सारी चीज़ें। फिर अपने नेक्स्ट पेज पे क्या दिया है कि द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड मेंटेन पीसफुल रिलेशंस विद द अदर कंट्रीज। अब गवर्नमेंट का ये भी काम है कि जो आसपास के जो अपने पड़ोसी देश हैं उनके साथ में जो अपना रिश्ता है, जो अपना संबंध है, वो पीसफुल रहे, शांति बनाए वाला संबंध रहे और अच्छे संबंध हम उनके साथ में बना के रखें। It is responsible for ensuring that all its citizens have enough to eat and have good health facilities. और गवर्नमेंट का ये भी काम है, उन पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उनके देश में जितने भी लोग रह रहे हैं, जितनी भी जनता रह रही है, उन्हें अच्छा और सफिशेंट खाना मिले और उन्हें गुड अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिले। व्हेन देर आर नेचुरल डिज़ास्टर, और जब भी कोई वहाँ पे नेचुरल डिज़ास्टर आए या कोई भी प्रकृति की वजह से कोई भी कुछ भी नुकसान हो, जैसे कि सुनामी आ गया और एन अर्थक्वेक, इट इज़ द गवर्नमेंट दैट मेनली ऑर्गेनाइज एड एंड असिस्टेंस फॉर द अफेक्टेड पीपल। कोई अर्थक्वेक आ जाता है, कोई सुनामी आ जाती है, कोई भूकंप आ जाता है, कोई तूफान आ जाता है, और तो उससे जो कुछ भी नुकसान होता है उस जगह पे उन लोगों को एड्स प्रोवाइड करना, हेल्प प्रोवाइड करना और
जो भी लोग वहाँ पे अफेक्ट हुए हैं, जिनको लगी है या वहाँ पे उनको दवाइयों की ज़रूरत है, खाने पानी की ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट के थ्रू पहुँचाई जाए. इफ़ देर इज़ अ डिस्प्यूट और इफ़ समवन हैज़ committed a crime, you find people in a court. और अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी वाद विवाद होता है, या कोई भी इंसान कोई भी क्राइम कर लेता है, तो हम उसे कोर्ट में भी पेश कर सकते हैं और गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसे कोर्ट में पेश करें. कोर्ट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. अब जो कोर्ट्स हैं वो भी गवर्नमेंट का एक पार्ट है, जैसा कि आपको पता ही होगा. Perhaps you are wondering how government manage to do all things. अब हम ये देखेंगे कि जो गवर्नमेंट है वो कैसे कैसे सारी चीज़ों को करती है, एंड वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर देम टू डू सो. व्हेन ह्यूमन बींग्स लिव एंड वर्क टुगेदर, देयर नीड्स टू बी सम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो दैट डिसीजंस कैन बी मेड. और कैसे उन्हें काम को करना बहुत ज़रूरी होता है गवर्नमेंट के लिए. अब जहाँ पे जो इंसान है वो एक साथ रहते हैं और एक साथ काम करते हैं, तो उन्हें और उनके लिए, उनको गवर्न करने के लिए और उनके लिए अच्छा जो भी कुछ हो सके वो सारे डिसीजंस लेने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, ताकि वो उनके वेलबींग के लिए उनके लिए डिसीजंस ले, उनके लिए ऐसी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बनाए. सम रूल्स हैव्स टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन. कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो सबके लिए बनाए जाते हैं और सबको उनका पालन करना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर इज़ अ नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज. जैसे कि हमें सबसे पहले जो भी रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो हमें प्रकृति के द्वारा मिले हैं, उन सारे जितने भी सुविधाएं हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, उन सबको हमें कंट्रोल करना चाहिए. एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री. और जो हमारी कंट्री की जो टेरिटरी है, हमारे देश की जो सीमा है, जो टेरिटरी, हमें उसे भी प्रोटेक्ट करना चाहिए. और ऐसे रूल्स बनाने चाहिए उससे कि हमारी जो देश की जो सीमा है वो सुरक्षित रहे, सो पीपल कैन फील सिक्योर. तो उसी वजह से अगर ऐसा होगा तो जो जितने भी लोग हैं हमारे देश में रहने वाले, उन सबको सिक्योर फील होगा, सुरक्षित फील होगा. गवर्नमेंट डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप, टेकिंग डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटिंग दीज अमंग्स ऑल द पीपल लिविंग इन देयर टेरिटरी. अब जो गवर्नमेंट है, जो सरकार बनती है, वो सरकार यही सारे काम करती है लोगों के बिहाफ पे, कि उनके लिए एक लीडरशिप, एक लीडर आ जाता है गवर्नमेंट में. जब हम उसे किसी को भी हम इलेक्ट करते हैं तो वो पूरे जो कंट्री है उसको रिप्रेजेंट करता है. वो उन सारी जनताओं के लिए, जनता के सारे लोगों के लिए डिसीजंस लेता है. उनके लिए जो भी डिसीजंस उसने लिए होते हैं, जो भी उसने कानून बनाए होते हैं, वो सारे इम्प्लीमेंट करता है, ताकि जो भी उस दायरे में या जो भी उस सीमा के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं, उन्हें कोई भी तकलीफ़ ना हो, किसी भी प्रॉब्लम से उन्हें ना गुजरना पड़े, और सब कुछ शांतिपूर्वक देश में बना रहे. लेवल ऑफ गवर्नमेंट. अब हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट के कितने लेवल्स होते हैं, कि गवर्नमेंट को कितने लेवल्स में डिवाइड किया हुआ है. नाउ डैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स. अब वैसे भी जब हमने इतना पढ़ा तो उसमें आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो गवर्नमेंट है वो कैसे अलग अलग तरीक़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है. कैन यू थिंक ऑफ हाउ इट मैनेजेस टू डू ऑल दीज. क्या आपको पता है कि जब गवर्नमेंट ये सारे काम करती है तो वो ये सब काम करती कैसे है और उन सबको कैसे एक साथ मैनेज करती है. द गवर्नमेंट वर्क एट डिफरेंट लेवल्स. तो गवर्नमेंट को ये काम करने के लिए गवर्नमेंट को अलग अलग लेवल्स पे बनाया गया है. एट द लोकल लेवल, एट द लेवल ऑफ द स्टेट एंड एट द लेवल ऑफ द नेशनल लेवल. तो सबसे पहले तो एक लोकल लेवल पे गवर्नमेंट बनती है, फिर उससे ऊपर एक स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट बनती है, और उससे भी ऊपर एक नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट बनती है, लोगों को रूल करने के लिए, लोगों के लिए रूल करने के लिए. द लोकल लेवल मीन्स इन अवर विलेज. अब लोकल लेवल का मतलब होता है विलेज का एरिया, गाँव का एरिया, जहाँ आपके यहाँ पे विलेज, जो गांव के लोग हैं, उनके लिए गवर्नमेंट बनाई जाती है, ताकि विलेज का, गांव का जो भी एरिया है पूरा, उसके अंदर क्या क्या सुविधाएं
जनता को प्रोवाइड करवानी है, जनता के लिए प्रोवाइड करवानी है, वो सारा ध्यान लोकल गवर्नमेंट या लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट बनी होती है वो देखती है। अब द टाउन और लोकेलिटी, द स्टेट लेवल वुड मीन that which cover an entire state like हरियाणा और आसाम। अब जो गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे बनती है वो स्टेट को कवर करती है, जैसे स्टेट्स हो गए हरियाणा, आसाम, और भी जो अपने पूरे इंडिया में अलग अलग जो स्टेट्स हैं उन सब पे भी उन सब लोगों के लिए रूल करने के लिए उन सब के लिए भी एक गवर्नमेंट बनाई जाती है जो कि स्टेट लेवल पे वर्क करती है। एंड द नेशनल लेवल रिलेट्स टू द एंटायर कंट्री। सी द मैप। और जो नेशनल लेवल पे जो गवर्नमेंट बनती है वो पूरे ही जो देश को है उसको रूल करती है, और वहाँ के जो अंदर जो जनता रह रही है उस देश के अंदर उनके वेलबींग के लिए सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाती है। लेटर इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट हाउ लोकल लेवल गवर्नमेंट फंक्शन। अब आपको आगे आगे जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट बनती है वो क्या काम करती है, कैसे उनका फंक्शन रहता है। एंड व्हेन यू गो इनटू द न्यू फ्यू क्लासेस यू विल लर्न अबाउट हाउ गवर्नमेंट फंक्शन एट द स्टेट एंड सिटी लेवल। और जैसे जैसे इस सिविक्स की बुक के अब आगे के चैप्टर्स भी पढ़ेंगे तो उन चैप्टर्स में आपको पता पड़ेगा कि जो गवर्नमेंट है जो कि स्टेट और सेंट्रल लेवल पे बनाई गई है वो कैसे क्या वर्क करती है। अब हमें नेक्स्ट पेज पे क्या दिया हुआ है, जिसमें हमें टॉपिक दिया हुआ है लेवल्स एंड द गवर्नमेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट के क्या क्या लेवल्स होते हैं। द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दिस। गवर्नमेंट बनाती है लॉज। लॉज का मतलब होता है कानून, जहाँ पे जो कंट्री के अंदर जितने भी लोग रह रहे होते हैं, जितनी भी जनता रह रही होती है, उन सबको वो सारे जो कानून है उसके दायरे में रहकर अपने सारे काम को करना होता है। दिस इज़ द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन। और ये एकमात्र तरीका है जिससे गवर्नमेंट अपना काम करती है। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन। अब जैसे गवर्नमेंट के पास में ये पावर होती है कि वो जनता के वेलबींग के लिए, उनके अच्छे के लिए और उनके भविष्य के लिए अच्छे डिसीजंस को ले। सिमिलरली इट हैज़ द पावर टू इन्फोर्स इस डिसीजन। तो उसी तरह अगर गवर्नमेंट के पास में कानून बनाने का अधिकार है तो गवर्नमेंट के पास में उनकी कानून की पालना करवाने का भी अधिकार है। For example, there is a law that says that all person driving a motor vehicle must have a license. अब जैसा कि एक कानून बनाया गया है कि जिसमें सारे पर्सन्स को ये मैंडेटरी है, ये ज़रूरी कर दिया गया कि जिन जिनके पास में भी मोटर व्हीकल्स हैं उन सब के पास में लाइसेंस होगा और लाइसेंस ज़रूरी है। एनी पर्सन कॉट ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट लाइसेंस कैन आइदर बी जेल और फाइंड अ लार्ज सम ऑफ द मनी। अब कोई भी पर्सन जो कि ड्राइविंग कर रहा है और उसके पास में लाइसेंस नहीं है तो या तो उसे जेल होगी या उसे कुछ अमाउंट ऑफ जो मनी है, कुछ जो पैसा है वो उसे फाइन के तौर पर पे करना पड़ेगा। विदाउट दीज लॉज द गवर्नमेंट पावर टू मेक डिसीजन इज़ नॉट मच ऑफ यूज़। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती, कोई सज़ा नहीं होती, कोई फ़ाइन नहीं होता, तो गवर्नमेंट के लिए उनकी जो पावर का जो यूज़ करना है और उनके डिसीजंस लेने के बावजूद भी सारा कुछ इम्प्लीमेंटेशन करवाना ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। In addition to say any action that government can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed. अब इस पैराग्राफ का ये मतलब है कि अगर कभी ऐसा हो कि गवर्नमेंट ने तो कानून बना दिया पर जो देश में जो जनता रह रही है वो अगर उसका पालन नहीं कर रही है, या जनता के अंदर कुछ जो ग्रुप हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो उन कानून का ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं, तो कंट्री में रहने वाले जो दूसरे लोग हैं अगर किसी को भी ऐसा फील होता है कि कानून का पालन नहीं हो पा रहा है तो
उनके पास में एक कोर्ट में जाने का भी तरीका है। इफ़ अ पर्सन फील्स फॉर एग्जाम्पल डेट दे वर नॉट हायर्ड फॉर अ काइंड ऑफ अ जॉब बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन और कास्ट, अगर ऐसा होता है कि कोई पर्सन को सिर्फ उसके कास्ट और रिलीजन के कारण कोई जॉब पे नहीं रखता है, तो ही और शी में अप्रोच द कोर्ट एंड क्लेम दैट द लॉ इज़ नॉट बीइंग फॉलोड, तो वो कोर्ट में जाके ये क्लेम कर सकता है कि मेरे रिलीजन और मेरे कास्ट की वजह से मुझे जॉब पे नहीं रखा जा रहा है और जो कानून आपने बनाया है वो सही से फॉलो नहीं किया जा रहा है। द कोर्ट कैन देन गिव ऑर्डर्स अबाउट वॉट शुड बी डन, तो कोर्ट उस मामले को सुन के उस पर जांच करके उनके लिए डिसीजंस लेगी कि इस मामले में हम आगे से आगे क्या कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के कितने टाइप्स होते हैं। द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट देयर इज़ इन अ कंट्री। अब ये जो आंसर है वो उस पर डिपेंड करता है कि कंट्री के अंदर कैसी गवर्नमेंट है या कितने टाइप की गवर्नमेंट है। अब ये जो क्वेश्चन दे रखा है कि हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन एंड इन्फोर्स लॉ, कि गवर्नमेंट को कौन ये पावर देता है और कौन ये पावर देता है कि वो रूल्स बनाने लॉज बनाने के बाद उन्हें इन्फोर्स करे। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि कौन सी कंट्री में कैसे टाइप ऑफ गवर्नमेंट बनेगी या कैसी कंट्री में कौन से टाइप ऑफ गवर्नमेंट बनेगी। इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल्स हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। हर कंट्री में अगर डेमोक्रेसी है तो वो डेमोक्रेसी कहाँ से आती है, वो पीपल्स के हाथ में होती है जो गवर्नमेंट को ये पावर देते हैं। दे डू दिस थ्रू इलेक्शंस इन विच दे वोट फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन एंड इलेक्ट देम। अब वो ये काम कैसे करते हैं, वो उसका इस काम को इलेक्शन के थ्रू करते हैं। जब इलेक्शन होते हैं तब वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को अपने वोट के द्वारा इलेक्ट करते हैं। वंस इलेक्टेड, और जब वो इंसान इलेक्ट हो जाता है, दीज पर्सन फॉर्म द गवर्नमेंट, तो वो ही पर्सन अपने साथियों के साथ में मिलकर एक गवर्नमेंट को बनाता है। इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शंस एंड डिफेंड इट्स डिसीजंस टू द पीपल। अब डेमोक्रेसी के अंदर जो गवर्नमेंट होती है उसे हमेशा हम अपने जो खुद के जो भी एक्शंस वो लेते हैं उसे हमेशा जो पीपल्स हैं, जो जनता है, उसे एक्सप्लेन करना पड़ता है। अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ मोनार्की। अब दूसरी एक और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसको हम बोलते हैं मोनार्की। द मोनार्च, किंग और क्वीन। मोनार्च क्या होते हैं, राजा या रानी। हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट। अब मोनार्की में जो भी देश का या जो भी स्टेट के राज्य का जो राजा और जो रानी होते हैं उनके पास में पावर होती है कि वो वहाँ की गवर्नमेंट को रन करे और वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए डिसीजंस ले। द मोनार्च may have a small group of people to discuss matters with। हो सकता है कि जो मोनार्च हैं उनके पास में डिस्कस करने के लिए जो भी मैटर्स हों उन पे एक छोटे से कुछ ग्रुप के ही लोग हों या उनके पास कुछ ही पर्सन हो जो कोई भी मैटर हो उसे डिस्कस करने के लिए उनके कोर्ट में। बट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन्स विद द मोनार्च। बट लास्ट में अंतिम क्या डिसीज़न होगा वो पावर सिर्फ एक मोनार्च के पास में होती है। और मोनार्च क्या होता है, कोई भी राजा या कोई भी रानी उस राज्य का। अनलाइक इन अ डेमोक्रेसी किंग एंड क्वींस डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शंस और डिफेंड द डिसीजंस दे टेक। पर डेमोक्रेसी के अंदर होने के बावजूद भी जो भी राजा या जो भी रानी होगा वो बाधित नहीं है या वो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि उनके जो भी एक्शंस वो करते हैं या जो भी डिसीजंस वो लेते हैं उसे उन्हें एक्सप्लेन करना पड़े उनके साथ में जो रह रही है, उनके जो राज्य में रह रही है, उनकी जनता को या उनके राज्य के लोगों को। अब हम पढ़ेंगे
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है? इससे पहले हमने देखा कि कैसे गवर्नमेंट होती है और गवर्नमेंट कैसे काम करती है, कैसे गवर्नमेंट बनती है, कितने लेवल्स पे गवर्नमेंट बनती है। अब हम पढ़ेंगे कि जो गवर्नमेंट बनी हुई है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे होती है। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी, इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है। दिस अचीवमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल। अब ये जो डेमोक्रेसी कैसे आई, ये डेमोक्रेसी एक ऐसा अचीवमेंट है, ये एक ऐसी जीत है जो आसानी से नहीं मिली। बहुत लंबा स्ट्रगल किया किन लोगों ने? इंडिया के लोगों ने, इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स ने, तब जाके हमें डेमोक्रेसी मिली। देयर आर अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव ऑल्सो स्ट्रगल टू हैव डेमोक्रेसीज। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर और भी ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिन्हें आज़ादी पाने के लिए बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा। You now know that the main feature of a democracy is that the people have the power to elect their leaders. अब आपको ये पता होगा कि डेमोक्रेसी का मेन फीचर क्या होता है कि जो भी लोग हैं उनके पास में पावर होती है अपने लीडर को इलेक्ट करने की। सो इन अ सेंस अ डेमोक्रेसी इज़ रूल्ड बाय द पीपल। तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है उसे रूल कौन करता है? वहाँ की जनता, वहाँ के लोग। द बेसिक आइडिया इज़ दैट पीपल रूल देमसेल्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दिस रूल्स। और बेसिक आइडिया क्या है इसमें कि जो भी वहाँ की जनता है, जो भी वहाँ के रूल हैं, वो खुद ब खुद उन कानूनों को बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनडायरेक्टली, क्योंकि उनके द्वारा ही अगर वो किसी भी इंसान को चुनते हैं, किसी भी इंसान को इलेक्ट करते हैं, तो वो उनके लिए ही डिसीजन लेता है, उनके लिए ही रूल्स बनाता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन आवर टाइम्स आर यूजुअली रिफर्ड टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है आज के टाइम में उन्हें एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के तौर पर देखा जाता है। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली बट इंस्टेड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वो होती है जहाँ पे जो लोग हैं वो डायरेक्टली कानून बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं या राज्य को चलाने में, देश को चलाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बल्कि वो किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं जो उनके लिए सारे कानून को बनाता है और उनके लिए ही सारे काम करता है। These representatives meet and make decisions for the entire population. यही सारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये एक साथ मिलकर अपनी जो राज्य की या अपने जो देश की जो पॉपुलेशन है उनके लिए डिसीजंस लेती है और गवर्नमेंट रन करती है। These days a government cannot call itself democratic unless it allows what is known as a universal adult franchise. आज के दिनों में जो गवर्नमेंट है सिर्फ उसे हम डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकते जब तक उनके वहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ना हो। अब ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है ये आपको आगे पता पड़ेगा। दिस मीन्स दैट ऑल एडल्ट्स इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। अब ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? इसमें इसका मतलब ये है कि कंट्री के अंदर जितने भी एडल्ट्स हैं, अब आप एडल्ट्स को क्या मानेंगे? एडल्ट्स मीन्स 18+, जो 18 एज के ऊपर हो गए हैं या जो 18 के हो गए हैं, वो सारे ही जो भी लोग कंट्री के अंदर 18+ हो गए हैं उनके पास में अधिकार आ जाता है कि वो अपना वोट दे सकते हैं। और वोट देने का मतलब ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, जहाँ पे 18+ के जब लोग वोट देना चालू कर देते हैं उसे हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। कैन यू बिलीव दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ वुमेन एंड द पुअर टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन? बट ये जैसा लिखा हुआ है वैसा है नहीं, या उतना आसान नहीं है। क्या आपको ये बिलीव है कि एक टाइम था जहाँ पे गवर्नमेंट के अंदर वुमेन्स को, जो गरीब लोग होते थे, उन्हें इलेक्शंस में पार्टिसिपेट
करने का मौका नहीं दिया जाता था या उन्हें इजाज़त नहीं दी जाती थी। इन देयर अर्लीस्ट फॉर्म गवर्नमेंट अलाउड ओनली मैन हु ओन प्रॉपर्टी एंड वर एजुकेटेड। पहले के टाइम में सिर्फ गवर्नमेंट में आदमी जिनके पास, और आदमी भी वो जिनके पास खुद की कोई ज़मीन हो या अगर वो पढ़े लिखे हैं तो वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो वोट दे सकते हैं। This means that women, the poor, the propertyless and the uneducated were not allowed to vote. अब इसका साफ साफ मतलब ये है कि जो औरतें हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास में कोई भी ज़मीन नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो इलिटरेट हैं, उन सबको वोट देने का अधिकार नहीं है। The country was governed by the rules and regulations that these few men made. फिर उस टाइम पे वो जो कंट्री थी वो सिर्फ जो रूल्स रेगुलेशन जो सिर्फ आदमी बनाते थे, उन आदमियों के बनाए हुए ही कानूनों पे वो देश, वो राज्य चलता था। In India, before independence, only a small minority was allowed to vote and they therefore came together. अब इंडिया में इंडिपेंडेंस से आज़ादी से पहले कुछ ही जो थोड़ी सी छोटी जो स्मॉल माइनॉरिटी के जो कुछ लोग ही थे उन्हें वोट देना अलाउड था। Several people, including Gandhiji, were shocked at the unfairness of this practice and demanded that all adults have to a right to vote. This is known as universal adult franchise. अब ये सब देख के गांधी जी भी बड़े आश्चर्यचकित थे कि ये तो सरासर गलत बात है, ये तो सही बात नहीं है। इसीलिए उन्होंने हर एडल्ट को राइट टू वोट के लिए डिमांड किया कि जितने भी 18 और 18+ हैं उन सबको ये अधिकार मिले कि वो इलेक्शन में वोट कर सके, और इसी को उन्होंने यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एडल्ट फ्रेंचाइज कहा। राइटिंग इन द जनरल, अब एक जनरल का एक पैरा है जो जनरल में लिखा गया था, वो इस बुक में दिया गया है कि यंग इंडिया इन 1931 गांधी जी सेड आई कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडिया दैट अ मैन हु हैज़ अ गॉट वेल्थ शुड हैव द वोट। मैं इस आइडिया के बिल्कुल साथ में नहीं हूँ कि जिस इंसान के पास ज़्यादा पैसा है वही वोट कर सकता है, बट डेट अ मैन हु हैज़ गॉट कैरेक्टर बट नो वेल्थ और लिटरेसी शुड हैव नो वोट। और साथ ही जिस आदमी के पास पैसा नहीं है बट सिर्फ उसके पास में अच्छा कैरेक्टर है बट उसके पास में पैसा नहीं, वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो वोट नहीं कर सकता। और डेट अ मैन हु वर्क्स हॉनेस्टली बाय द स्वीट ऑफ हिज ब्रो डे in and day out should not have the vote for the entire crime of being a poor man। और लास्ट लाइन में ये दिया हुआ है कि अगर कोई इंसान सिर्फ गरीब है और गरीब होना ही उसका क्राइम माना जा रहा है, जबकि वो ईमानदारी के साथ में खून पसीने के साथ दिन रात एक करके काम कर रहा है, तो भी उसे वोट देने का अधिकार नहीं है, सिर्फ इसलिए कि उसका गुनाह क्या है कि वो सिर्फ गरीब है। तो ये चीज़ सही नहीं है। ये गांधी जी ने कहा और गांधी जी के जो वर्ड्स थे वो इसमें लिखे गए एक जर्नल के फॉर्म में। अब यहाँ पे अपना जो गवर्नमेंट वाला चैप्टर है वो फिनिश होता है कि व्हाट इज़ गवर्नमेंट। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको आंसर राइटिंग में हेल्प मिले। और आई होप सो कि आपको मेरी ये वीडियो और आपको मेरी ये मेहनत पसंद आई होगी और आपको मेरा जो भी एक्सप्लेनेशन मैं कर रही हूँ वो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप अपने नोट्स को भी साथ में बना रहे होंगे ताकि जब भी आप आगे चैप्टर्स को रिवाइज़ करने बैठें तो आपको कम समय में ज़्यादा रिमाइंड हो जाए। अब जैसा कि इस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सरकार से आप क्या समझती हैं। लिस्ट 5 वेज इन विच यू थिंक द गवर्नमेंट अफेक्ट योर डेली लाइफ। आप ऐसे कोई 5 तरीके बताएं जिससे गवर्नमेंट आपकी जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है या रोज़मर्रा की जो लाइफ है उस पर गवर्नमेंट के द्वारा क्या इफ़ेक्ट्स पड़ता है या उससे आपकी लाइफ में क्या अफेक्ट होता है। तो इस पहले क्वेश्चन पे
आप इसके 2 पार्ट करके आप एक लंबा सा आंसर लिख सकते हैं। और आप ऐसे इन एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनके ही क्वेश्चन को आंसर राइटिंग के लिए प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो राइटिंग की जो स्किल्स हैं वो भी धीरे धीरे इम्प्रूव होगी। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक द गवर्नमेंट नीड्स टू मेक रूल्स फॉर एवरीवन इन द फॉर्म ऑफ द लॉज? अब क्या आपको क्या लगता है कि जो गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत है सारे लोगों के लिए कानून के तौर पर कोई भी कानून बनाने का, या कानून के अंदर रह के या लॉज के फॉर्म में कोई भी रूल्स या रेगुलेशन बनाने के? तो इस पे भी आप अपना विचार प्रकट कर सकते हैं 250 से 300 वर्ड्स के अंदर आंसर को लिख के। नेम 2 एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब जो 2 ज़रूरी फीचर्स है, फीचर्स का मतलब ये होता है कि जो 2 ज़रूरी बातें हैं वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में क्या ज़रूरी 2 बातें हैं वो आप हमें विस्तार से बताएं। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज द सफरेज मूवमेंट, व्हाट डिड इट अकम्प्लिश? सफरेज मूवमेंट क्या है और इस सफरेज मूवमेंट से हमें क्या हासिल हुआ। फिफ्थ क्वेश्चन, गांधी जी स्ट्रांगली बिलीव दैट every adult in India should be given the right to vote. However, a few people don't share his views. They feel that illiterate people who are mainly poor should not be given the right to vote. What do you think? Do you think this would be a form of discrimination? Give 5 points to support your view and share these with the class. इस बड़े से क्वेश्चन का सिर्फ एक छोटा सा मतलब है कि गांधी जी बहुत स्ट्रांगली ये बिलीव करते थे या उनका ये मानना था कि इंडिया के अंदर जितने भी एडल्ट्स हैं उन सबके पास अधिकार होना चाहिए कि वो वोट करें, जबकि राइट टू वोट हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, किसी भी आर्टिकल के तौर पर नहीं बना है। हाउएवर फ्यू पीपल डोंट शेयर हिज व्यू, जबकि कुछ पीपल्स हैं वो अपने जो भी देखने के नज़रिए हैं उन्हें शेयर नहीं करते हैं। बट दे फील दैट इलिटरेट पीपल, बट फिर भी वो ये मानते हैं कि जो अनपढ़ लोग हैं या जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं और ज़्यादातर जो कोई पुअर है तो उन्हें अधिकार नहीं मिलना चाहिए वोट देने का। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? और क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो हो रहा है ये भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? तो इसके लिए आप इस पूरे क्वेश्चन पे अपने 5 जो पॉइंट्स हैं वो बता सकते हैं। इसे आप 250 से 300, 250 से 300 वर्ड्स में एक छोटा सा आंसर आप लिख सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेन मैंने आपको किया है। अब आप उसको अपने आंसर राइटिंग में लिखिएगा, 250 से 300 वर्ड्स में अपने अपने आंसर्स को लिखिएगा ताकि आपकी जो राइटिंग स्किल्स है वो इम्प्रूव हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और मेरी ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।